कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को हम लोग दिखाना चाहते हैं, वो बता दें, क्योंकि कुल मिलाकर सीपी जोशी अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और मिथिलेश जी, इसी पर आपसे मेरा प्रश्न है कि कटारिया साहब की बीजेपी से आते आते सीपी जोशी की बीजेपी तक क्या बदला है? और सिंपल भाषा में आपसे पूछती हूँ, आपने कवर किया है, आप यहीं के पत्रकार हैं, तो राजस्थान में चुनाव फंसा हुआ है या चुनाव किसी एक तरफ जा रहा है, किसी की जीत हो रही, किसकी हो रही है मैं आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि उस तरह से डिक्लेयर करना भी ठीक नहीं है, लेकिन फंसा हुआ है या फिर एक तरफ जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के यह पहला चुनाव है जिसमें वादों गारंटियों के बाद में आखिरी में ये चुनाव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतुराई के चलते जाति पाति और धर्म पर जाकर अटक गया है। और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गारंटियां हैं, जो कुछ डिलीवर हुआ है, उससे कहीं न कहीं एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि नेक टू नेक फाइट है। और ऐसे में जो थर्ड फ्रंट है, थर्ड फ्रंट में आरएलपी और एएसपी, उन्होंने भी हेलीकॉप्टर खूब उड़ाया है। और कहीं न कहीं जो जाट वोट बैंक और दलित वोट बैंक में सेंधमारी की है, पर्टिकुलर मारवाड़ में। जो मारवाड़ में पिछली बार कांग्रेस को वहां बढ़त थी, 16 सीटें जीती थी 33 में से, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सबसे अहम काम किया है बीजेपी ने कि पिछले बार के चुनाव में, 2018 के चुनाव में जो सवर्ण वोट था वो 5% कम हुआ था, अब वो बढ़ाने की कोशिश की है। तमाम राजपूत ब्राह्मण उनको साध के, सीपी जोशी को साध के। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, माइनॉरिटी का वोट पिछले 2018 में 61% कांग्रेस के साथ गया था और बीजेपी के पास महज 14% गया था। उसे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने 14 सीट उतारे। उसके बदले में बीजेपी ने सीधा भगवा बनाम माइनॉरिटी कर दी। चाहे हम बाबा बालकनाथ की बात कर लें या हवा महल सीट की बात कर लें जहां बाल मुकुंदाचार्य को उतारा है, तो प्रतापपुरी की बात कर लें, या फिर साले मोहम्मद, वो भी धार्मिक गुरु है, या ओटाराम देवासी। तो कुल मिलाकर जो भाजपा का कोर सब्जेक्ट है कि भगवा बनाम अदर हो जाए, इसीलिए उन्होंने यूनुस खान जैसे जो वसुंधरा राजे के मैं कहूं ट्रबल शूटर रहे हैं, लेकिन राजस्थान वीरों की धरती है दोनों पार्टियों में। ठीक है, दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूँ, क्योंकि देखिए हम थोड़े आंकड़े भी दिखा रहे हैं। आपने जाति पाति की बात की, हमने गुर्जर वोट बैंक के बारे में बताया, 40 सीटों पर वो निर्णायक होते हैं और उनका साथ क्या इस बार बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को वो सीएम बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो जाट वोटों की 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट निर्णायक तरीके से अपना वोट डालते हैं। क्या हनुमान बेनीवाल वाकई जाट वोटों में ऐसी सेंधमारी कर पाए हैं? अब पहले तो वो बीजेपी की तरफ से रहते थे पूरा, क्या वाकई इतनी कर पाए हैं? क्योंकि पिछली बार भी उन्हीं की वजह से ये माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 6 सीटों में एडवांटेज मिल गया था, है ना? 6 सीटों में कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज मिला हनुमान बेनीवाल के आने से। क्या इस बार भी जाट जो सीटें हैं, बहुल सीटें, उसमें आपको लगता है कि कांग्रेस को एज मिल सकता है हनुमान बेनीवाल के, या हनुमान बेनीवाल बड़ा फैक्टर बन सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार आरएलपी ने केवल 3 सीटें जीती थी, हाँ। लेकिन 30 सीटों पर कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। और इस बार जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जाट कम्युनिटी में 3 बड़ी फैमिलीज मानी जाती है, उनमें मिर्धा, उनमें दिव्या मदेरणा उधर मिर्धाज में 4 मिर्धा उतरे हुए हैं। ज्योति मिर्धा कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा से नागौर में दम ठोक रही है। तो विजयपाल मिर्धा डेगाना में है, तो तेजपाल मिर्धा खिमसर में हनुमान बेनीवाल के सामने है, और मदेरणा परिवार में दिव्या मदेरणा ओशिया से लड़ रही है। ओशिया में उनके और हनुमान बेनीवाल के बीच तकरार रही, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वहां प्रत्याशी खड़ा नहीं करके उस सीट को कंटेस्ट में डाल दिया, और ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में रही। लेकिन कहीं न कहीं मैं अभी मीना वोट पर भी आऊंगी, क्योंकि लगभग 26 सीटें, देखिए कहा जाता है कि मुस्लिम, मीना, जाट, गुर्जर 100 सीटें, 200 में से 100 सीटें यानी आधी सीटों पर ये डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। जाति पाति की अपनी बात कर रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं कास्ट सेंसस हम कराएंगे। क्या कास्ट सेंसस का कार्ड नहीं चला? इन सब पर चर्चा करेंगे। आपको सीधे लिए चलते हैं। गुलाब चंद कटारिया इस वक्त राज्यपाल हैं असम के, और एक वक्त पर अध्यक्ष थे इसी बीजेपी के राजस्थान में। क्या कह रहे हैं सुन। धन्यवाद। ब्रिजेश दोषी वहां पर मौजूद है। ब्रिजेश, क्या कहा उन्होंने? आखिरी हिस्से में उनकी बात हम सुना पाए। वोट डाल चुके हैं। देखिए,
अंजना, देखिए, उन्होंने कहा कि मैं आसाम का राज्यपाल हूं, उस नाते यहाँ पे, पर मैं मतदाता हूं, तो मतदाता के होने के नाते यहाँ पहुंचा हूं। कोई राजकीय बात नहीं की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं यहाँ का मतदाता हूं और मतदान करने पहुंचा हूं। लोगों से अपील की कि लोग भी जो है यहाँ पे मतदान करें, और वही चीज उन्होंने कही कि लोगों को मतदान करना चाहिए। वही चीज कहीं कहा गया है कि मतदान जो है उनकी ओर से किया जाए, सब लोग मतदान करें। वो साफ तौर पे कहा गया कि लोगों ने कहा कि मतदान करना चाहिए, तो मतदान की बात जो है वहां से की गई थी। गुलाब चंद जी, आप यहाँ पे पहुंचे, आपने लोगों से अपील की, क्या पहली अपील आपकी रही? देखो, क्या है कि संविधान निर्माताओं ने देश के हाथ में अपनी सत्ता दी है और देश की जनता मतदान के द्वारा अपनी आने वाली सरकार का चयन करें। इतना महत्वपूर्ण काम जब जनता के सुपुर्द है तो जनता को 100% मतदान करना ही चाहिए। ये उसका अधिकार नहीं, ये उसका कर्तव्य है। तो मैं सोचता हूँ, मैं राज्यपाल होते हुए भी केवल और केवल मतदान करने के लिए आसाम से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं एक नागरिक भी हूँ, यहाँ का एक मतदाता भी हूँ। मेरे मत के द्वारा भी आने वाली सरकार का निर्णय होगा। तो जनता से भी मेरी अपील है कि मतदान 100% करने की अपना आदत और स्वभाव बनाए। मेरी आवाज अगर कोई सुन रहे हैं तो वो जरूर आज शाम को 6 बजे तक जो मतदान है उसमें आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुद्दे आपके कौन से रहेंगे? मुद्दे, आप राजस्थान के मुद्दे को आप मानते हैं? देखो सर, मैं जिस संवैधानिक पद है, मुद्दे तो अनेक हैं, उनका वर्णन यहाँ करना मेरा काम नहीं है। वो जिन लोगों का वो करेंगे, लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। देश निर्माण में मेरे मत का भी उपयोग होना चाहिए और उसके उपयोग के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आखिरी सवाल, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, क्या मानते हैं उसके बारे में? तो मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहना मेरे को शोभा नहीं देता है। उन्होंने 2 बार इसी प्रकार की बात की, 156 से वो 56 पे आ गए, एक बार सरकार में वो 21 पे आ गए। तो उनका एक बार के राज के बाद दूसरी बार क्या होता है, ये तो जनता राजस्थान की जानती है। धन्यवाद सर। तो ये थे गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राज और रिवाज की जो बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं वो दोनों बार गलत साबित हुई और इस बार भी उनकी जो बात है वो गलत साबित होगी और वो जो आंकड़ा उनका है वो कम होता जा रहा है हर बार, तो इस बार भी आंकड़ा कम होगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं संवैधानिक पद पे हूं तो मुद्दों की बात नहीं करूंगा, सिर्फ लोगों के अपील की है कि लोग मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैं आम नागरिक होने के नाते मैंने मतदान किया है, तो लोगों को भी मतदान करना चाहिए। जी अंजना। बिल्कुल, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अब श्वेता भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हवा महल के सामने आप मौजूद हैं। हवाई किसके दावे हैं आज कहना बहुत मुश्किल है, जनता आज डिसाइड कर देगी। लेकिन राज नहीं रिवाज बदलेगा, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। दोनों ही पार्टियां जबरदस्त गुटबाजी का सामना अपनी अपनी पार्टी में कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के चांसेस बहुत इस बात पर निर्भर करेंगे कि सचिन पायलट के समर्थक क्या कांग्रेस के साथ टिके रहते हैं, जब देखेंगे कि उनका सीएम कैंडिडेचर गहलोत के रहते ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ जो अलग अलग गुट बीजेपी में पड़े हैं वो कहीं नुकसान न पहुंचा दे। बड़ा चैलेंज। और सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी के भीतर और बीजेपी के भीतर भी हो जाता है कि वो जो अगर खींचतान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के लिए रहती है तो एक दूसरे के प्रति किस तरह का वहां पर रहता है। सचिन पायलट के वोटर्स उतना कैसे कितना ट्रांसफर होंगे और साथ में सचिन पायलट के खिलाफ जो विरोधी जो बाकी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनके पीछे किसका किसका हाथ है, क्योंकि ये बड़ी पेचीदा स्थिति इस समय। अंजना, आप भी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घूमी है और हर जगह की यही तस्वीर सामने निकल कर आती है। पब्लिक यहाँ की सब जानती है, पब्लिक जानती है कि अगर कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर जो नेता हैं वो अलग अलग विचार के नजर आते हैं तो मुख्यमंत्री पद की खींचतान भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वो दोबारा सर्वसम्मति से उन्हें सब चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। कोई चेहरा यहां भी नहीं पेश किया जा रहा है, यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे है और जब सांसद यहां से आकर चुनाव लड़ रहे हैं लिहाजा ये भी स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है और किसी को भी इस चीज को लेकर आश्वस्त
भी नहीं होने दिया जा रहा है। चाहे दिया कुमारी हो, चाहे राज्यवर्धन राठौड़ हो, चाहे अपने क्षेत्र में प्रचार करते हुए गजेंद्र शेखावत हो, बहुत अलग अलग धुरी है इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में भी जो नजर आई, और अभी भी जो आज के दिन भी जो सब सोच रहे होंगे। तो यहां पर केवल ये मुकाबला नहीं रह गया है कि जीत किसकी होगी, कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस की सरकार बनी तो चेहरा कौन मुख्यमंत्री का होगा, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। और इसीलिए शायद थोड़ा सा पसोपेश भी लोगों के मन में आ जाता है जब वो वोट करने निकलते हैं। रिवाज बदलने की बात सब करते हैं और खुलकर करते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, हम 5 साल में बदल देते हैं, अब यहाँ की यही रवायत रही है और हम यही करते आए हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई, क्योंकि देश के बाकी राज्यों में भी हमने देखा है, बहुत सारे राज्यों में देखा है कि किस तरीके से वहां भी एक क्रम सा, सिलसिला सा चल निकला था कि 5-5 साल में आप सरकार बदल रहे हैं, लेकिन वहां भी टूटा ये। तो क्या यहां पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं चाहिए और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नहीं चाहिए, सेंटर और स्टेट दोनों में से किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये वाली चीज स्पष्ट हो जाती है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ।